अगर मैं ये कहना चाहूँ कि वेस्ट की कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम साइंस, अगर आप इन सबको मिला दें, उनकी पूरी स्पेस प्रोब को मिला दें, तब भी वो भारत के वैदिक ज्योतिष का एक हिस्सा भी नहीं बन पाते। एक भारत का जो वैदिक ज्योतिष ज्ञान है वो इससे कहीं ज़्यादा आगे और परे और गहरा है। अब बात यह है कि पूरी तरह वर्क नहीं करती या ठीक से वर्क नहीं करती, तो इसका दोष एस्ट्रोलॉजी को ना जाके लैक ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर जाना चाहिए। दोष एस्ट्रोलॉजी से कहीं अधिक एस्ट्रोलॉजर्स की नॉन अवेलेबिलिटी का है। उस समय का यदि कोई मानव जिसका शायद जो अपनी गुफा के रिपेयर से ज़्यादा, या आज शाम का खाना कैसे बनेगा, या आज शाम को मैं कहाँ हंट करके कौन से जानवर को मार के खाऊंगा, इसके अतिरिक्त नहीं होना चाहिए था, जैसा कि पश्चिम मानता है कि गुफा मानव होते थे पहले। जो ये वेस्ट ने बनाया हुआ है और ये ईस्ट का यानी कि प्राचीन भारत का बनाया हुआ पंचांग है, जो बीसी एरा से भी पहले का, सिंस टाइम्स एमेमोरियल इसकी हिस्ट्री हमें मिलती है। और इस पंचांग में ग्रह चाल, एक्लिप्स और बहुत सारे अन्य डिटेल्स, पृथ्वी का मौसम ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिटरी मोशंस, यू हैव टू हैव द एबिलिटी एंड द स्किल टू रीड द रियलिटी लाइक द बैक ऑफ योर पाम। दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज रियली अबाउट। वे दर्शक जो ये मानते हैं कि भारत की एस्ट्रोलॉजी नॉन साइंटिफिक है, दकियानुसी या अंधविश्वास है, और वो पश्चिम की किसी भी साइंस को इसके अगेंस्ट पिट करना चाहते हैं, तो आई इनवाइट हिम फॉर ओपन डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, अभी हमने मोदी जी की 3.0 स्वेरिंग इन के ऊपर जो ग्रह दशा या एस्ट्रोलिंक है उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो में मेनली हम ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, क्या अपने जीवन में या अपने जीवन के निर्णयों में ये एस्ट्रोलॉजी को प्रयोग करते हैं कि नहीं। इसके बारे में 2014 और 2019 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, हमें उनके ऊपर कोई कोएलिशन या इस तरह के प्रेशर्स नहीं थे, बहुमत उनके पास रीजनेबल, देवर इन कंफर्टेबल। लेकिन 2024 में एक ऐसा माना जाता है कि नॉट सो ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स उनके साथ कोलिशन में थे। इसके बावजूद मोदी जी की सरकार ने शपथ ग्रहण के लिए 2 दिन बाद का समय चुना। 7 जून को कोलिशन के प्रधान उनको चुन लिया गया था, लेकिन जो उन्होंने स्वेरिंग इन थी वो 2 दिन बाद की शाम की, जहां तक उनका से होता होगा इस बारे में कि वो राष्ट्रपति भवन किस तारीख को स्वेरिंग इन सेरेमनी करता है। तो 9 जून शाम का जो मुहूर्त था, प्रिसाइजली 7:20 पे जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो चुका था और पुष्य नक्षत्र जो है वो आने वाला था। यानी कि जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार अपने ऑफिस को ऑक्यूपाई करेंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र के बीच में ये सब कार्रवाई की जाएगी, जो कि एक बहुत शुभ संयोग माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के। अब सवाल ये है कि क्या एस्ट्रोलॉजी एक सुपर साइंस है या अंधविश्वास है। तो ये बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, जो के पब्लिक डिसीजंस हैं, उनके बारे में वो एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट करते हैं और उसका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये पब्लिकली इसके बारे में कोई भी लीडर या कोई भी जो एस्ट्रोलॉजी के जरिए सक्सेस को ढूंढता है या एस्ट्रोलॉजी को अपने निर्णयों में शामिल करता है, वो उसको पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करता, ना ही एस्ट्रोलॉजी के फर्दर कॉमन मैन द्वारा प्रयोग को प्रमोट करता है। यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी का लोप होता जा रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे लोगों के दैनिक जीवन से बाहर आती जा रही है। पहले ये दैनिक जीवन का हिस्सा हुआ करती थी, बहुत गहरे तौर पर, चाहे दैनिक निर्णय हो या लंबे निर्णय या लॉन्ग लास्टिंग निर्णय, ये सभी ग्रहचाल को देखकर निर्णय लिए जाते थे। एक बहुत बड़ा नुकसान मैकाले की एजुकेशन सिस्टम से हुआ और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो कम होते गए और उसके साथ के साथ लोगों ने उसका प्रयोग करना कम कर दिया। ये एक तरह से लीफ फ्रॉगिंग चलती रही। लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को अपने जीवन से बाहर करना शुरू किया, तो एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करना बंद किया। एस्ट्रोलॉजर्स की संख्या, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की संख्या कम होती गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी कला या विज्ञान का प्रयोग आप ना करें तो वो कला या विज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बात, बिफोर वी पार्ट इन दिस वीडियो, वो मुख्य बात यह है कि क्या जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो एक सुपर साइंस है या अंधविश्वास या दकियानुसी बात। पश्चिम का विज्ञान हमेशा से इसे दकियानुसी या अंधविश्वास ही बताता है, क्योंकि वो उसके स्तर तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, उनका ज्ञान वहां तक पहुंचा ही नहीं है। अभी तक सिर्फ वो प्लैनेट्स के या ग्रहों के फिजिकल एट्रीब्यूट्स या बाहर से वो कैसे बिहेव करते हैं इसके बारे में जान पाए हैं। वो मनुष्य जीवन में जो रेडिएशंस आते हैं वो किस तरह प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो बात इस तरह है कि यदि आप किसी पहली क्लास के बच्चे को टेबल्स के बियॉन्ड कुछ गणित सिखाने की कोशिश करें, एल्गोरिथम्स सिखाने की कोशिश करें, तो बोलेगा कि नहीं, ये सब बकवास है, जो मेरे टीचर ने पढ़ाया या जो मैंने अब तक पढ़ाया सिर्फ वही विज्ञान है या वही गणित है, क्योंकि वो उसको ट्रीट करने का रास्ता ही उसको नहीं पता। लेकिन इस वीडियो में भी हम ये जरूर जानना चाहेंगे, एक बहुत मोटे साक्ष्य के जरिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो पश्चिम की कॉस्मोलॉजी है वो भारत की एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी से कितने पीछे है। तो इसके लिए मैं आपको एक, ये दिस इज एन एफेमेरीज ऑफ 50 ईयर्स, ये रमन
का पब्लिकेशन है। इसके अंदर प्लैनेट्स की और एक्लिप्स एटसेट्रा ये सभी जानकारी बहुत प्रिसाइजली 50 साल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और कई सैकड़ों सालों की आपको नासा के कंप्यूटर में या अनकम्प्यूटराइज मेथड से वो अवेलेबल हो जाती है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि जब ये सब कंप्यूटर्स या कंप्यूटेशन के मेथड्स अवेलेबल नहीं थे, उस समय का यदि कोई मानव जिसका शायद जो अपनी गुफा के रिपेयर से ज़्यादा या आज शाम का खाना कैसे बनेगा या आज शाम को मैं कहाँ हंट करके कौन से जानवर को मार के खाऊंगा, इसके अतिरिक्त नहीं होना चाहिए था, जैसा कि पश्चिम मानता है कि गुफा मानव होते थे पहले। तो आप सोचिए कि एक गुफा मानव के बनाया हुआ सिमिलर नॉलेज जो ये वेस्ट ने बनाया हुआ है और ये ईस्ट का यानी कि प्राचीन भारत का बनाया हुआ पंचांग है जो बीसी एरा से भी पहले का, सिंस टाइम्स एमेमोरियल इसकी हिस्ट्री हमें मिलती है। और इस पंचांग में ग्रह चाल, एक्लिप्स और बहुत सारे अन्य डिटेल्स, पृथ्वी का मौसम ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिटरी मोशंस, किस राशि का क्या किस तरह का लगभग जनरली किस तरह का भाग्य रहने की संभावना है, ये सभी बातें इसके अंदर समाहित हैं। इसके अंदर आप डिटेल्स देख सकते हैं, कितने ज़्यादा डिटेल्स इसके अंदर होते हैं, बारीक बहुत सारे डिटेल्स हैं दोनों पृष्ठों पर। और ये साल दर साल चले आ रहे हैं और इनके अंदर मून की गति, सूर्य की गति, ये सभी प्लैनेट्स की गति बहुत प्रिसाइजली मैंशनड है। बिसाइड्स दिस जो बैकग्राउंड में कॉन्स्टलेशंस हैं, स्टार कॉन्स्टलेशंस, एक्वेरियस है, एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, जेमिनाई है, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, लियो है, ये सभी इसके अंदर कॉन्स्टलेशंस का मूवमेंट फ्रॉम अर्थ सेंट्रिक स्काईज। इस एफएमआरईज में इवन द साइडेरियल जो कि स्टार बेस्ड होता है उस तक का ब्यौरा इसके अंदर प्रिसिशन के साथ अवेलेबल है। तो आप ये सोचिए कि जो गुफा मानव, जिसको हम गुफा मानव कहते हैं आयरॉनिकली, उसके पास ये सब डिटेल्स उसने किस तरह से जुटाए ऑन द बेस ऑब्जर्वेशन या जो अवेलेबल मैथमेटिक्स था ये सब। और हम ये भी मानते हैं कि आर्यभट्ट ने जब तक जीरो का आविष्कार नहीं किया था तब तक जीरो अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये तो कई हजारों लाखों सालों के मतलब गिनती तो इनको आती थी, तभी ये इतने आगे के कंप्यूटेशन कर पाए और ये प्लानिटरी चार्ट्स को दे वर एबल टू मैप एंड रिकॉर्ड। दूसरी बात यह है कि जो पश्चिम की कॉस्मोलॉजी है वो इन प्लैनेट्स की गति के आगे नहीं जा पाई है, वो उसके आगे नहीं पहुंच पाई है कि कौन सा प्लैनेट कैसा है फिजिकली या वो कहाँ पे उसका मोशन होगा। जो ईस्ट की एस्ट्रोलॉजी है वो फलित या उसका क्या परिणाम होगा अलग अलग लोगों के लिए, राइट डाउन टू द इंडिविजुअल लेवल, यहाँ तक कि दो ट्विंस के बीच में भी जो फर्क आ सकता है ऑन द टाइमिंग ऑफ देयर बर्थ, वो भी इसके अंदर आप जो इसके जो फलादेश होता है या विंशोत्तरी दशा सिस्टम है जो मून के मोशन के ऊपर बेस्ड है, जो मून इज अ वेरी फास्टेस्ट मूविंग, इट इज अ प्लैनेट इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अदरवाइज वो सैटेलाइट या उपग्रह है, उसके मोशन के बेस पे भी किस तरह का लाइफ एक्सपीरियंस, इवन ट्विंस का फर्क हो सकता है, वो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जान सकते हैं, समझ सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। ओनली थिंग यू हैव टू हैव द एबिलिटी एंड द स्किल to read the reality like the back of your palm. That is what astrology is really about. नेटिव एस्ट्रोलॉजी दो प्रिंसिपल पर काम करती है कि आप जो एनवायरनमेंट को देते हैं, एनवायरनमेंट भी आपको वही वापस करता है और ये चक्र कई जन्मों तक चलता है, जन्म जन्मांतर तक। और पुनर्जन्म के बारे में भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताते हैं कि मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, यानी वो स्वयं अपने अवतारों के बारे में बात करते हैं और अर्जुन जी के जो कि एक मानव माने जाते हैं उनके भी कई जन्म के बारे में बताते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि तुम्हें इसका स्मरण नहीं रह सकता अर्जुन, लेकिन मुझे इस सब का स्मरण है क्योंकि मैं भगवान हूँ, स्वयं भगवान हूँ और भगवान का मेरा ये अवतार रूप है, इसलिए मुझे अपने सभी जन्मों का, आगे आने वाले जन्मों का भी, अवतारों का मुझे पूर्ण ज्ञान है क्योंकि मैं इसका विधाता भी हूँ। तो आप इस तरह से ये देख सकते हैं कि इससे बड़ा कोई साक्ष्य पुनर्जन्म होने का शायद नहीं दिया जा सकता। अगर जो भी भगवत गीता में विश्वास रखते हैं, इसकी दिव्यता में विश्वास रखते हैं, वो ये मानेंगे कि हाँ, पुनर्जन्म अगर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तो वो यथार्थ में होता है। भारत की एस्ट्रोलॉजी आपके पूर्व जन्म के कर्म, आपके मौजूदा जन्म के कर्म और आपके भविष्य के जन्म के बारे में भी पूरा हिसाब किताब, उसका पूरा आंकड़ा या उसके इंडिकेशंस आपको देती है। भारत की एस्ट्रोलॉजी 4 अंगों से मिलकर बनी होती है। गोला यानी कि एस्ट्रोनॉमी, यानी जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो किस तरह से है, गणिता यानी मैथमेटिक्स रिलेटेड टू इट कि आगे वो प्लैनेट्स किस तरह से मूव करेंगे, उससे रिलेटेड गणित, या जो कंप्यूटेशन ऑफ योर हॉरोस्कोप है कि स्काईज में किस तरह से आपके प्लैनेट्स की मैपिंग की जाएगी, ज्योतिष यानी कि प्रेडिक्शन, और चौथा रेमेडी यानी कि अगर जो आपके एडवर्स इन्फ्लुएंसेस हैं उनको कैसे कम किया जाए, जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं आपके हॉरोस्कोप उनको कैसे बढ़ाया जाए। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि वेस्ट की कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम साइंस, अगर आप इन सबको मिला दें, उनकी पूरी स्पेस प्रोब को मिला दें, तब भी वो भारत के वैदिक ज्योतिष का एक हिस्सा भी नहीं बन पाते। एक भारत का जो वैदिक ज्योतिष ज्ञान है वो इससे कहीं ज़्यादा आगे और परे और गहरा है। अब बात यह है कि ज्योतिष को रिवाइव करना क्या आवश्यक है,
तो ये अगर मनुष्य अपने जीवन के अनुभवों को इम्प्रूव करना चाहता है, वो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालना चाहता है, या किस तरह से वो कॉस्मोस के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको वो बदल के अपने कर्मों की गति और अपना भविष्य बदल सकता है। इस जन्म में कुछ हद तक बदल सकता है और अगले आने वाले जन्मों में एक बहुत हाई डिग्री तक उसको चेंज करके वो अपने भविष्य को चार्ट कर सकता है अपने मौजूदा कर्मों से, जिसके बारे में ज्योतिष उसको ज्ञान प्रदान कर सकता है। अगर हमारे डे टू डे जीवन में हम एस्ट्रोलॉजी को या ग्रह चाल के हिसाब से निर्णय लेना शुरू करेंगे, एनवायरनमेंट के हिसाब से इंटरेक्शन शुरू करेंगे, तो शायद हमारे जीवन में ये परिवर्तन आने लगेगा। इसके अंदर एक मुख्य बात यह है कि चूंकि इस समय अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स उपलब्ध नहीं हैं, उसका कारण यह है कि चूंकि लोगों ने एस्ट्रोलॉजी का यूज अपने जीवन में कम कर दिया, इसलिए इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है और उनका ज्ञान भी कम है। एस्ट्रोलॉजी का आपको कोई प्रेडिक्शन गलत होता है या रेमेडी आप पूरी तरह वर्क नहीं करती या ठीक से वर्क नहीं करती, तो इसका दोष एस्ट्रोलॉजी को ना जाके लैक ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर जाना चाहिए। दोष एस्ट्रोलॉजी से कहीं अधिक एस्ट्रोलॉजर्स की नॉन अवेलेबिलिटी का है, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी या इस वैदिक ज्ञान को अपनाएंगे, एस्ट्रोलॉजी का स्वतः विकास होता जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं बिफोर वी पार्ट ये बताना चाहूँगा कि नील डेग्रास और बाकी जो पश्चिम के एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, क्वांटम साइंटिस्ट हैं, उनके जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में विचार हैं वो कैसे हैं और क्या हैं और उसके विरोध में या समर्थन में, इसके ऊपर हम प्रयास करेंगे कि हम एक वीडियो बनाएं। और मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि यदि वे दर्शक जो ये मानते हैं कि भारत की एस्ट्रोलॉजी नॉन साइंटिफिक है, दकियानूसी है, अंधविश्वास है और वो पश्चिम की किसी भी साइंस को इसके अगेंस्ट पिट करना चाहते हैं, तो आई इनवाइट हिम फॉर ओपन डिस्कशन। आप अनएडिटेड डिस्कशन को हम अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे, आप आएँ और हम उसके ऊपर शास्त्रार्थ करेंगे, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे एंड देन अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन ऑल्सो कम एंड देन वी कैन थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड क्रॉस क्वेश्चनिंग एंड अगेन रिविजिटिंग द सब्जेक्ट वी विल ट्राई टू अराइव एट अ कंक्लूजन कि भारत की जो प्राचीन एस्ट्रोलॉजी है वो एक सुपर साइंस है और मानव के यूज का ज्ञान है। थैंक यू फ्रेंड्स।